हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 13वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 13वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 13वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 13वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कनेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कनेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कनेरी गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए यहाँ पर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के मेरे भाई टॉपिक वाइज लगभग हमने 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा त्योहार असम में सबसे प्रसिद्ध है?
या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो बिहू त्योहार है ये असम राज्य से संबंधित है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है लगभग 55%। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश है चीन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन बी है ये बी और विटामिन सी ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर ध्यान से देखिए यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गोदान किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक की रचना है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो ये गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद लेखक की क्या है, रचना है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति,
ऑप्शन बी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सूर्या। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर हम हिंदी के अंदर बोल सकते हैं कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ये ओजोन परत है मेरे भाई ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेन ड्राइव को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रैम मेमोरी, ऑप्शन बी है रोम मेमोरी, ऑप्शन सी है फ्लैश मेमोरी और ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो पेन ड्राइव होता है इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इस टाइप से पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना, जो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है ये कहां पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1965 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1980 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रमुख शहरों को 4 लाइन सड़कों से जोड़ना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2017 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर है आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त हैं ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि DRDO की स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप ये PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। अब जिस भी अभ्यर्थियों को ये PDF लेना है तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है तांबा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो टंगस्टन धातु है ये सबसे कठोर है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है और काफी बार
एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है वसा से और ऑप्शन डी है खनिज से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है बिट। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की भाषा कोडिंग में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर शॉर्ट के अंदर ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 GB कितने MB के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1 GB होता है 1024 MB के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, या फिर हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोले कि कंप्यूटर की भाषा कोडिंग में 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर है। ठीक है, तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं
हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ में रिवीजन भी करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है मिशन टारगेट क्लासेज। इस यूट्यूब चैनल पर हम क्या करते हैं, ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो आप मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई उस चैनल पर आपको एग्जाम तक बिल्कुल फ्री के अंदर प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।